Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education फैसलाबाद कैंपस। हमने एक सीरीज़ का स्टार्ट लिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से टॉप कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ की ये कंटिन्यूएशन है। हमने आज उसका पार्ट 3 डिस्कस करना है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी 5 बुरी आदत हैं जिसकी वजह से हमारी मेमोरी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी याददाश्त कमज़ोर होती चली जाती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ का दारोमदार हमारे ब्रेन पे है। हमारा ब्रेन जो है हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, सर से लेके पाँव तक। जिसमें हमारा सांस लेना, हमारा चलना, खाना पीना, सोना जागना, हर चीज़ हमारे ब्रेन के जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में भी अनकॉन्शियस कंट्रोल में होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसने हमारी तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। और अगर हम रात को सपोज़ जाग रहे हैं या हमने मुसलसल नींद नहीं अपनी पूरी की हुई, तो उसका हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट बहुत बुरा हमारे ऊपर पड़ता है कि हमारी नींद ना पूरी होने की वजह से हम सारा दिन एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहे होते हैं, थकावट हुई होती है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, या हमारी डेली की जो एक रूटीन होती है वो सारी डिस्टर्ब हुई होती है। यानी इंसान अपनी ऑप्टिमल जो है वो अपनी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाता है, जस्ट एक ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग परफ़ॉर्म ना होने की वजह से। तो इसीलिए हम आज 5 ऐसी हैबिट्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन के ऊपर जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम ब्रेन के हवाले से बात करें तो जो ब्रेन की सलाहियत को सबसे ज़्यादा डैमेज करती चीज़ वो क्या है कि कम नींद लेना या पुअर स्लीप का होना। तो हमें सबको पता है कि अक्सर ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट फ़ील कर रहे होते हैं अगर हमें रात को अच्छी तरह से नींद ना आई हो, और इसके अलावा हमारी कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी फ़ील होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो जाती है। और स्लीपलेसनेस की वजह से क्या होता है, हमारे कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। तो अगर हम सोएँगे ही नहीं तो हमारे ब्रेन की रिपेयरिंग कैसे हो सकती है? तो इसीलिए अक्सर अब जो लोगों का देखा गया, सर्वे किया गया है कि अक्सर लोग 7 घंटे से कम जो है वो रात के वक़्त सोते हैं। लेकिन हमें कम से कम जो है वो 7 से 8 साढ़े 8 घंटे तक की स्लीप लेनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम रहे, हम सही तरह से अपनी वर्किंग कर सकें, सही तरह से हम अपनी लाइफ़ को जो है वो स्पेंड कर सकें। तो अगर हम इससे कम जो है वो नाइट के अंदर यानी कि सोते हैं, अपना यानी कि जो है स्लीप हमारी पूरी नहीं होती है, तो उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। इसी तरह से जो रीसेंट स्टडीज़ है वो ये भी बताती हैं कि इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो डीजनरेशन होनी शुरू हो जाती है और ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाते हैं अगर हम पुअर स्लीप को मुसलसल रखते जाएँ। यानी अगर एक इंसान जो है वो सोता ही बहुत कम है, 2-3 घंटे सोता है डेली ही, तो उससे क्या होगा कि उसकी ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो सीवियरली इफ़ेक्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जो है आपको जो है वो नींद को अपनी पूरा रखने के लिए जो है वो बहुत सारे तरीकाकार आप उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। वो अलहदा से एक उस पे हम एक वीडियो बनाएँगे। तो लेकिन जो स्लीप है उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे जितना आप ज़्यादा सोएँगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती चली जाएगी। तो अगर नहीं कुछ लोग सोते तो आपको पता है कि स्लीप डिसऑर्डर्स उनमें आ जाते हैं या इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अक्सर लोग ऐसे होता है जैसे कि किसी ने कीज़ रखी हुई हैं या किसी बंदे को कोई जो आप चाबियाँ रख के कोई भूल गया है, या किसी को रास्ता याद नहीं आ रहा, तो उसमें जो स्पेशल टास्क होते हैं ब्रेन के कि उसने एरियाज़ को याद रखना है हिप्पोकैम्पस ने। तो हिप्पोकैम्पस जो होता है वो कैसे रिफ्रेश होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो हिप्पोकैम्पस की रिफ्रेशिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी नींद पूरी हुई हो, अदरवाइज़ फिर बंदा जो है जिसको हम भुलक्कड़ होना कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से इनफ स्लीप अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे सेल्स ब्रेन के जो है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो नींद जो है उसका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से अब डॉक्टर्स जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, उन्होंने जो है वो मिल के मेडिकल सेंटर के अंदर एक जो है स्टडी ग्रुप लोगों का बनाया और उसमें उन्होंने देखा 3 दिन तक उन लोगों को ना उन्होंने जगाया। यानी कि 3 दिन तक उनको सोने नहीं दिया। और उनका जब स्कैन किया गया तो उसमें पता चला कि वो एक सिंपल वर्ड टेस्ट जो था उसको भी जो है वो लैंग्वेज सेंटर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सके थे, क्योंकि उनके जो लैंग्वेज सेंटर था ब्रेन का वो क्या कर गया था, शट डाउन कर गया था। यानी कि उनके जो है वो सर्वे के अंदर देखा गया कि वो वर्ड टेस्ट यानी कि अल्फाजों का जो टेस्ट होता है उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके, कोई वर्ड्स वगैरह का टेस्ट था। तो यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि स्लीप कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और
इसीलिए जो एवरेज स्लीप का टाइम है वो 5 से 7 घंटे लेकिन लोगों के लिए लिया जाता है। अक्सर जो है जैसे नेशनल स्लीप फाउंडेशन वो कहती है कि 5 से 7 घंटे भी नाइट स्लीप इनफ है। यानी ये डिफरेंट फाउंडेशंस या डिफरेंट जो सर्वेज़ हैं उसके अंदर इसका डिफरेंट टाइम फ्रेम बताया गया है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कम हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है वो नींद में खलल पड़ता है और हमें नुकसान होता है। इसी तरह से जो फूड जिसमें कैफ़ीन हो, अल्कोहल हो और उससे हमें बचना चाहिए और जब सोने का टाइम हो उस वक़्त हमें जो है ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए और इसके अलावा जो है डार्कनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि वो ज़रूरी है कि हमें सोने के लिए कि डार्क पीरियड हो और इसी तरह से टीवी या कंप्यूटर को हमें सोने से पहले जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अपनी पुअर स्लीप के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो दूसरा फैक्टर है जिससे हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होता है वो क्या है कि लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन या जिसके सोशल लाइफ ना हो किसी का सर्कल अगर फ्रेंड्स का ज़्यादा नहीं है या मिलना जुलना कम है या अकेला इंसान तन्हाई का शिकार है तो उससे भी क्या होता है कि उसके ब्रेन की जो सलाहियत है वो कम होती चली जाती है। जैसा कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक स्टडी की गई तो उस स्टडी के अंदर देखा गया कि पर डे कम से कम 10 मिनट की कन्वर्सेशन जो है ना अगर दूसरे इंसानों से हम करते हैं तो उससे हमारी मेमोरी और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ करती चली जाती हैं। इसी तरह से जिन लोगों का ज़्यादा सोशल सर्कल ज़्यादा होता है, बड़ा होता है और सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। यानी उनका माइंड जो है वो ज़्यादा थिंकिंग करेगा, ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा जैसे अगर सपोज़ एक इंसान बात भी किसी से कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसकी फीलिंग्स को, उसकी थॉट्स को जो है वो अल्फ़ाज़ में कन्वर्ट किया जा रहा होगा। यानी इट मीन्स उसका ब्रेन जो है एक्टिवली वर्क कर रहा है। तो उससे क्या होगा उसका ब्रेन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करेगा और ज़्यादा उसकी सलाहियतें बढ़ती चली जाएँगी। तो इसीलिए जो हमारा ब्रेन होता है ये हार्ड वायर्ड है फॉर सोशलाइज़ेशन पर्पज़ और इसीलिए हमारे अंदर बॉन्डिंग जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अक्सर लोग जो है फिर वो साइको सोशल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, जिनका ज़्यादा यानी कि इस तरह से इंटरेक्शन ही दूसरों के साथ होता है। यानी बच्चे जो हैं वो सोशल डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से जो बड़े होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है उनकी मेंटल एक्विटी या फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती चली जाती है। तो इसीलिए हमें अपने आप को अगर तो हमने अपने ब्रेन को शार्प रखना है या अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है तो हमारा जो है फ्रेंड्स का सर्कल ज़रूर होना चाहिए, हमारी जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जिससे क्या होगा हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा और उसकी फंक्शनिंग जो है वो बेटर होती चली जाएगी। तो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जिससे हमारा ब्रेन डैमेज होता है वो क्या है निकोटीन कंज़प्शन। यानी ऐसी खुराक लेना, ऐसी खाने खाना जो कि हमारे दिमाग को नुकसान पहुँचा सकते हैं या इवन सिगरेट नोशी करना वगैरह भी। तो जैसे-जैसे इंसान की एज बढ़ती चली जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसका थिन होता चला जाता है, ये एक फैक्ट है। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो एरिया हमारे ब्रेन का है जहाँ पे हमारी मेमोरी है, लैंग्वेज वगैरह को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है या परसेप्शन हम अपने इर्द-गिर्द की कर रहे होते हैं, ये सारी फंक्शनिंग सेरेब्रल कॉर्टेक्स परफ़ॉर्म कर रहा होता है। तो निकोटीन जो होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को थिन करने में बहुत स्पीड अप इस प्रोसेस को कर देती है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा थिन होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का ये बायस बनता है। आपको पता है भुलक्कड़पन की यानी बीमारी हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम स्मोकिंग को जो है वो छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाएगा और लेकिन रिकवरी फिर भी स्लो रहेगी और इनकम्प्लीट हो सकती है। तो इससे इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा टेरिबल है फॉर योर ब्रेन। तो हेल्दी ब्रेन जो होता है इसके ऊपर आपको पता है कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेते हैं खुराक के ज़रिए से तो वो ब्रेन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्रेन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि वो सेलुलर इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं या फ्री रेडिकल्स वगैरह जो हैं वो उसमें जो हैं जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या करते हैं सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो है वो ब्रेन की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का वो बायस बनते हैं और इस तरह से ब्रेन जो है इन्फ्लेमेशन या फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या होता है वो एज रिलेटेड डेटेरियोरेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह से कुछ सैचुरेटेड फैट या शुगर भी जो होते हैं इनका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर और इसके अलावा जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे ब्रेन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। सो फोर्थ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो कि ब्रेन को डैमेज करता है वो क्या है ओवर इंटेलिजेंस। यानी कि हम ऐसी खुराक खाते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है, जिसमें साल्ट्स आ जाते हैं, शुगर है, अल्कोहल है। तो इससे क्या होता है हमारा ब्रेन डैमेज होता है या ब्रेन की एबिलिटीज़ जो हैं वो उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह से 2012 की स्टडी में बताया गया है कि जो वो लोग जो ओवरवेट होते हैं यानी जो ज़्यादा खुराक लेते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी जो ब्रेन एबिलिटीज़ हैं वो 22% जो हैं वो कम हो जाती हैं।
यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं ब्रेन के, वो 22% कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लिमर पीयर्स। यानी जो स्लिम लोग होते हैं, यानी कि 10 साल के अगर ड्यूरेशन में हम देखें, दोनों का जायज़ा लें, यानी 2 ग्रुप्स का जायज़ा लिया गया है कि एक स्लिमर लोग थे, एक काफ़ी फैटी थे जो बहुत ज़्यादा खाते थे। तो जो ज़्यादा खाने वाले इस तरह से हैं, जो अच्छी खुराक भी नहीं खा रहे और खा भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके दिमागी सलाहियतें 22% कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग, यानी कि जो कि बहुत कम खाते हैं या जो स्लिम होते हैं, तो उनकी दिमागी सलाहियतें ज़्यादा बेहतर देखी गई हैं। 22% यानी उनकी ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ ब्रेन की देखी गई हैं एज़ कम्पेयर टू फैटी पीपल्स। सो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट बैड फूड्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं वो साल्ट्स हैं, शुगर और अल्कोहल हैं। साल्ट्स का भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि साल्ट्स की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उससे क्या हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और छोटे छोटे ब्रेन के अंदर ट्रॉमास इंजरीज हो सकती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो माइनर उनके अंदर जो है चेंजेस आ सकती हैं और दिमाग की सलाहियतें कम हो सकती हैं। दूसरा जो है इसमें फैक्टर वो क्या है, शुगर। तो जितनी ज़्यादा कोई चीज़ उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ स्वीट होगी, उतनी ही ज़्यादा वो आपके ब्रेन को डैमेज करती है। तो रिसर्चर्स ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हैं, तो इससे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो जितनी ज़्यादा स्वीट चीज़ होती है और लर्निंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब 2011 की जो स्टडी है, इसमें बताया गया है कि शुगर कंज़प्शन से जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है ब्रेन की एबिलिटीज़ जो हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं, वो कम होती चली जाएँगी। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल आपको पता है कि इस्लाम में भी हराम है, तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है, उसके अंदर एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें देखा गया कि वो लोग जो कि एक नॉर्मल अमाउंट अल्कोहल की कंज़्यूम करते थे पर वीक, यानी 15 से 20 तकरीबन वो जो है ग्लास उसके या ड्रिंक्स लेते थे पर वीक, तो उनके अंदर जो था 3 गुना जो था ब्रेन का जो डैमेज होने का जो है वो यानी कि जो है वो आप समझ लें कि दिमाग डैमेज हो चुका हुआ था और उनकी मेमोरी जो है या उनकी जो स्पेशल नेविगेशन है, यानी कि उनको रास्ते हैं या एरिया जो है वो उनका जो है वो बहुत ज़्यादा उनको भूलना शुरू हो गया या उनको याद नहीं रहता था। तो लेकिन इसका अगर दूसरा इम्पैक्ट देखा जाए तो निकोटीन, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर सिगरेट पीने से निकोटीन की वज़ह से जो ब्रेन का डैमेज होता है वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकता मुकम्मल तौर पे। लेकिन अगर लोग अल्कोहल को पीना छोड़ दें तो ब्रेन अपने आप को दोबारा से हील कर सकता है और दोबारा से नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि अल्कोहल कंज़प्शन बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, यानी शराब ना पी जाए बिल्कुल भी। और इसके अलावा तीसरा जो है वो जो दिमाग को डैमेज चीज़ करती है वो क्या है, ओवर इंडल्जिंग। इसमें क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें खाने-पीने वाले हैं या बहुत ज़्यादा हम अपना जो है वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, या जैसे कैलोरी बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं, या अगर ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसका फ़ायदा इतना नहीं है लेकिन हमें ज़्यादा जायका उसका अच्छा लग रहा है, तो उससे भी हमारी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है और अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का वो बायस बनती हैं। लास्ट फैक्टर जो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है वो क्या है कि हम बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार होते हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बना लेते हैं, मतलब कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, कोई आना-जाना नहीं, कोई वॉक नहीं है। तो इसके अलावा दूसरा ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और हमारे दिमाग पे मुसलसल एक स्ट्रेस सवार रहती है, तो वो भी हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। लेकिन एक स्ट्रेस का नॉर्मल अमाउंट में होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी स्ट्रेस एक नॉर्मल अमाउंट में अगर मिलती है, तो वो हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर नोरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, जो कि हमारे मूड को और मेमोरी को क्या करता है, बेहतर करता चला जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेस का एक नॉर्मल अमाउंट में होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो वो नुकसानदेह है। तो रेगुलर एक्सरसाइज़ हमें करनी चाहिए हमारी अपनी अच्छी हेल्थ के लिए भी, जो कि हम लोगों में से कोई भी नहीं करता है। इसी तरह से जो एक्सरसाइज़ है वो हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती है। एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है या गार्डनिंग है, रनिंग वगैरह हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा हिप्पोकैम्पस जो एरिया है ब्रेन का, जो कि मेमोरी को और लर्निंग को आपको पता है कंट्रोल करता है, वो बेहतर होता चला जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। इसी तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है उसके अंदर भी जो है सलाहियत बढ़ती चली जाती है। यानी हमारा ब्रेन जो होता है वो क्या करता है कि न्यू कोई भी उसे नया तजुर्बा मिलता है या कोई नया एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसके मुताबिक वो क्या करता है, अपनी एबिलिटीज़ को मॉडिफ़ाई कर सकता है। इसी तरह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं, बहुत ज़्यादा वो बेहतर होती चली जाती हैं। जिससे ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छा होता है और इससे क्या होता है कि प्लेग रिलेटेड डिमेंशिया नहीं होता, यानी कि मेमोरी लॉस नहीं होता है।
इसी तरह से जो है एग्ज़ेक्टिव फ़ंक्शनिंग जो हमारी बॉडी की होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम ऑर्गनाइज़्ड हो जाते हैं और हम इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। व्हाइट मैटर भी इस तरह से हमारा क्योंकि ब्रेन का चेंज होता है, तो इसीलिए हम ब्रेन सेल्स को जो है वो अपनी मर्ज़ी से कनेक्ट कर सकते हैं और उनके अंदर कनेक्शन आपको पता है सिनैप्सेस बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो है मेमोरी बन रही होती है। तो वो सिनैप्सेस को बेटर फिर मॉडिफ़ाई किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज़ को जो है वो 30 मिनट्स से की एक्सरसाइज़ से तकरीबन स्टार्ट स्टार्ट लें, यानी 30 मिनट तक हम डेली जो है वो एक्सरसाइज़ करें। यानी कि पर वीक भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाते चले जाएँ, वो 45 से 60 मिनट का भी ड्यूरेशन हो सकता है कुछ दिनों के अंदर। तो इस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो अपने आप जो ऑप्टिमल उसकी जो ब्रेन बेनिफिट्स हैं हम उसको फिर हासिल कर सकते हैं। और इसमें अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक का एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं। तो फिज़िकल आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके ब्रेन के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक्स हो सकती है, कुछ लोगों की जेनेटिक्स में ही होता है कि उनका ब्रेन बहुत वेल ऑर्गनाइज़ होता है या बहुत अच्छी फंक्शनिंग परफ़ॉर्म कर रहा होता है और कुछ लोग थोड़े से डल माइंडेड होते हैं। तो इस तरह से मतलब अपने ब्रेन को इम्प्रूव किया जा सकता है, लाइफ़स्टाइल को चेंज करके और बाकी जितने भी आपको फैक्टर्स बताए उनके ऊपर हम अमल करते हुए उनको यानी कि मिनिमाइज़ करते हुए जो कि ब्रेन को नुकसान पहुँचाते हैं, तो हम ऑप्टिमल अपने ब्रेन की जो है वो फंक्शनिंग को हासिल कर सकते हैं।